नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 27 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कई शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 7वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, तब जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पूरे पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूँ तो आपका फालतू में समय व्यतीत होगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, अत्र कस्य स्वागतम क्रियते, यानी कि पैराग्राफ के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसका स्वागत किया गया। पहले ही लाइन में इसका उत्तर दिया गया है, देखिए, समागतः वसंत स्वागतम ते ऋतुराज। ऋतुराज किसके लिए वर्ड यूज किया गया? वसंत ऋतु के लिए। ठीक है, तो स्वागत किसका किया गया? वसंत ऋतु का। विकल्प नंबर 3 देखिए, वसंतस्य, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जले कानि विकसितानि भवंती, यानी जल में क्या विकसित हो जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, सर्वत्र तड़ागेशु नदीषु कुल्यासु सरहसु च राजते विमलम वारी क्वचित मुकुलतानि अपरत्र प्रफुल्लानि कमल वनानि वरिषु विकसिताम पंकजनाम शोभा कस्य मनो न हरति। तो यहाँ पर पंकजना यानी पंख मीन्स क्या होता है? कीचड़ होता है, और कीचड़ में खिलने वाले को क्या बोलते हैं? कमल बोलते हैं। यानी कि कमल की यहाँ पर चर्चा की गई है कि चारों तरफ कमल विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कमलानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पक्षिणाम मधुर कुंजनम कीदृशम भवति, यानी कि पक्षियों की जो मधुर कुंजन की आवाज होती है वो कैसी लगती है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पक्षिणाम कल कुंजनमपि सर्वेशाम सुखदम भवति, यानी कि पक्षियों के जो कुंजन करने की आवाज है वो सभी को सुखद महसूस होती है, सुखद लगती है। विकल्प नंबर 3 देखिए, सुखदम भवति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुष्पणाम ऊपरी के गुंजती, यानी कि पुष्पों के ऊपर कौन गुंजन करता है। यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, पुष्पाणामुपरि गुंजंती भ्रमराः, यानी कि पुष्प के ऊपर कौन गुंजन करता है? तो भ्रमण करता है। विकल्प नंबर 2 भ्रमराः, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु चंचरी क शब्दस्य कः पर्यायवाची, यानी चंचरी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो चंचरी का मतलब होता है मधुमक्खी, और मधुपा का भी मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दधानः इत्यस्मिन् पदे क प्रत्ययः, यानी कि दधानः शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो धा धातु में शानच प्रत्यय जब मिलता है तो दधाना बनता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य किम उदाहरणम, यानी कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का कौन सा उदाहरण है। तो कर्मवाच्य कहने का मतलब कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो, तो दृश्यते इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु किम पदम विशेषण रूपेण प्रयोज्यते, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो दिए गए पैराग्राफ के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्यन्तः, ये जो शब्द है ये विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर पूछा गया था, तो चलिए इसके भी डायरेक्टली प्रश्नों को देखेंगे और पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, वयम आदर्श वाक्य रूपेण कस्य प्रयोगः पश्यामः। यहाँ पर आप उसका उत्तर देख सकते हैं, एतस्या एक इन अनेकासु विशेषतासु इयम अन्यतमा विशेषतया यत् अस्याः बांगे विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अतएव वयम भारत प्रशासनस्य विभिन्नेषु विभागेषु आदर्श वाक्य रूपेण एतसा प्रयोगः पश्यामः। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूक्ति नाम सूक्तयः, इसका सही उत्तर है। विकल्प नंबर 2 देखिए, सूक्ति नाम, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्षस्य आसने किम उल्लिखितुम अस्ति, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्षस्य आसन
न्योस्परि अपि सर्वोच्च स्थाने उल्लिखितम अस्ति धर्मचक्र परिवर्तनाय इति संस्कृत वाक्यम। यानी कि क्या उल्लेखित किया गया? धर्मचक्र परिवर्तनाय। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 धर्मचक्र परिवर्तनाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था योगः कर्मसु कौशलम वाक्यम इदम कस्मात् ग्रंथाम गृहीतम। यानी कि योगः कर्मसु कौशलम यह जो वाक्य है किस ग्रंथ से लिया गया है? यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीतायाः योगः कर्मसु कौशलम इत्यतम श्लोकम जनात् प्रेयति। तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 भागवत गीतायाः इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कस्य विभागस्य कार्यम अहर्निशम चलति। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं डाक तार विभागस्य ध्येय वाक्यम अहर्निशम सेवामहे अतीव उपयुक्तमस्ति। यानी कि डाक तार विभाग इसका उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 देखिए डाक तार विभागस्य इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था गद्यांशे प्रयुक्तस्य अश्रुते पदस्य निम्नलिखितेषु को अर्थ। यानी कि गद्यांश में प्रयुक्त हुआ शब्द अश्रुत किस निम्नलिखित में से किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है? तो दिए गए गद्यांश में अश्रुते शब्द जो है अश्रुते पद जो है वो प्राप्त करने के सेंस में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए प्रोपनोति इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पश्यत इत्यस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति। देखिए प्रश्न में आपसे पश्यत के बारे में पूछा गया था। तो पश्यत क्या हो जाएगा? लोट लकार और इसके बाद से मध्यम पुरुष और बहुवचन इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 दृश्य धातु। देखिए दृश्य धातु या फिर पश्य धातु दोनों का एक ही रूप चलता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लोकसभाया अत्र का विभक्ति किम वचनम। तो यहाँ पर लोकसभा में विभक्ति और वचन पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और एक वचन इसका रूप होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्य पुस्तकस्य तत्वपूर्णः मानदंडः नास्ति। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तम पाठ्य पुस्तक के तत्वपूर्ण मानदंड में से शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होने के लिए कौन सा निम्न में से क्राइटेरिया नहीं है या फिर कम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा निगेटिव सेंस में पूछा गया, ठीक है। पहले विकल्प की बात करें, दिया गया भाषा शब्द संग्रहश्च, यानी कि भाषा लैंग्वेज और वोकैबलरी की बात की जा रही है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब प्राइमरी स्तर का बच्चे का पाठ्य पुस्तक है तो उसको आप पीजी लेवल के पाठ्य पुस्तक के बराबर यानी उस लेवल का लैंग्वेज थोड़ी यूज करेंगे। बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार ही लैंग्वेज यूज करना है। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में ना, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि विकल्प में हमसे निगेटिव पूछा गया था। दूसरा देखिए विषय वस्तु, यानी कि जो कॉन्टेंट होगा वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस हमसे पूछा गया है। तीसरा देखिए दिया गया है शैली और योजना। शैली और योजना कहने का मतलब कि बच्चे के साथ कोई भी गतिविधि करनी है तो उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए या फिर जो पाठ्य पुस्तक में जो भाषा की शैली है वो क्या है। तो ये भी बिल्कुल एक तरीके से उसके मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ये पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया है मुद्रणम च बंधनम च। मुद्रण को प्रिंटिंग बोलते हैं और बंधन को बाइंडिंग बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कई किताबें क्या होती हैं स्टेपल की हुई होती हैं और कई किताबें क्या होती हैं कि सुई धागे से सिली हुई होती हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, बाइंडिंग की बात की जा रही है। तो ये जो बच्चों के कंटेंट इंपॉर्टेंट है, उसकी भाषा शैली इंपॉर्टेंट है, उसके शब्द संग्रह इंपॉर्टेंट है, ना कि बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के कंटेंट पर फोकस किया जाना चाहिए। बाइंडिंग जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। और यहीं आपसे पूछा गया था कि कौन सा निगेटिव सेंस में, तो यही हमारा निगेटिव सेंस में है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है काचिद अध्यापिका पंचमी कक्षायाम स्वछात्रान षड्वाक्यानां लघु परिच्छेदम द्विवारम श्रोतुम कथयति। यानी कि कोई अध्यापिका है जो कक्षा 5 के छात्रों को एक परिच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ 2 बार सुनने के लिए कहती है और उस पैराग्राफ में 6 वाक्य हैं। ध्यान से समझिएगा। आगे कहा जा रहा है कि तदा सा तान चतुर्णाम समूहेषु तम परिच्छेदम पुनः लिखितुम कथयति। उसके बाद से सभी बच्चों को 4-4 के ग्रुप में बांट दिया गया और उस अनुच्छेद को उस एक तरीके से पैराग्राफ को फिर से लिखने के लिए बोला गया सभी समूहों को, ठीक है।
कहा गया सा कथ्यति यत ते तम परिच्छेदम यथा संभवम निकटतम निकटतम लिखतु शक्नुवन्ति, यानी कि ये कहा गया कि जितना ज़्यादा संभव हो सके जो आपने सुना है उसी को आधार बनाते हुए लिखना है, मतलब बिल्कुल उसके निकटतम लिखना है जो कि आपने सुना है। आगे पढ़िए, परिच्छेदस्य वाक्यानि मूल रूपे भवन्तु इति न आवश्यकम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो परिच्छेद यानी जो पैराग्राफ का जो वाक्य है ये जरूरी नहीं है कि मूल रूप से एकदम समान हो, मतलब कि आप थोड़ा बहुत डिफरेंट कर सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन भाव वही होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इदम कार्यम किम कथ्यते, यानी कि यह कार्य क्या कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पहले बच्चे को सुनाया गया है पैराग्राफ और उसके बाद उसको लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म होगा कि सूत्रलेख है, मतलब कि सुन करके लिखना। अब चारों विकल्पों में देखिए केवल तीसरे और चौथे में श्रुतलेख है, तो पहला और दूसरा तो पहले ही हमारा निगेटिव हो गया, गलत हो गया, क्योंकि श्रुतलेख इसमें दिया ही नहीं गया है। तो उत्तर होगा हमारा तीसरे और चौथे में से। अब तीसरे चौथे में से कौन सा उत्तर होगा, तो एक बार चौथे पर विचार कर लेते हैं। दिया गया है वाक्यांश श्रुतलेखम। वाक्यांश श्रुतलेखम का मतलब क्या होता है कि एक परिच्छेद में, एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में एक वाक्य पहले बच्चे को सुनाया गया, फिर लिखने के लिए कहा गया, फिर अगला वाक्य सुनाया गया, फिर लिखने के लिए कहा गया। इसमें क्या है, एक वाक्य को लिखने के लिए दिया जा रहा है सुन करके, लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि पूरा अनुच्छेद उसको सुनने के लिए दिया गया। पूरा अनुच्छेद जिसमें 6 वाक्य थे, तो 6 वाक्य को एक बार में उसको सुनाया गया है और उसके बाद पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया है। तो ये वाक्य श्रुतलेख नहीं है, बल्कि अनुच्छेद या फिर परिच्छेद यानी पैराग्राफ श्रुतलेख है, क्योंकि पूरे पैराग्राफ को एक बार में सुन करके लिखने की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, काचिद अध्यापिका पश्यति यत केचन छात्राः भाषायाः अनुच्छेदानां विस्तृत व्याख्यायां च तथा वाक्य संरचनानां अवगंतुम काठिन्यम अनुभवन्ति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका यह देखती है कि उसकी कक्षा में कुछ छात्र जो पूरा पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन है उसको समझने में, साथ ही साथ जो वाक्य है उसकी संरचना को समझने में, भाषा की संरचना को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। आगे पढ़िए, तदा सा तेभ्यः उत्तम शब्दस्य संग्रहम ददाति एवं वाक्य रचनायाम कौशल पूर्वम अभ्यासम कार्यति, यानी कि उसके बाद से वह शिक्षिका उन सबको उत्तम शब्द संग्रह यानी कि वोकैबलरी देती है और साथ ही साथ वाक्य रचनायाः यानी कि वाक्य रचना के कौशल को पूरी तरीके से अभ्यास फिर से कराती है, यानी फिर से उनसे प्रैक्टिस कराती है जिसमें उसको दिक्कत आ रही थी। अब आपसे आगे पूछा जा रहा है, कांचित कालम पश्चात सा छात्राणाम काठिन्य दूरी कर्तुम सक्षमा आसीत, यानी कि कुछ समय बाद वो जो शिक्षिका थी वो छात्रों के कठिनाई को दूर करने में सक्षम हो जाती हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, सा कीदृशीं मूल्यांकन पद्धति प्रयुक्तवती, यानी कि उनके द्वारा मूल्यांकन की कौन सी पद्धति प्रयुक्त की गई। तो यहाँ पर देख लीजिए, बच्चे को कठिनाई आ रही थी, तो बीच किसी कॉन्सेप्ट में या फिर एक सत्र के बीच में एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से जब टीचर के द्वारा बच्चों की कठिनाई को जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया जाता है या फिर कोई टेस्ट किया जाता है, तो उसे हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं और हिंदी में उसे निदानात्मक परीक्षण बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, निदानात्मक पद्धतिम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषायाम परीक्षायाः प्रारूप निर्माण काले निम्नलिखितेषु किम कार्यम आवश्यकम नास्ति, यानी कि भाषा के परीक्षण के प्रारूप निर्माण काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। ठीक है, निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है, इसी को ध्यान में रखकर के आपको उत्तर देना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है अध्यापनस्य उद्देश्यानाम प्रामुख्यम, यानी कि वेटेज टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की जा रही है, यानी कि जो अध्यापन है उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में बात की गई है। ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा दिया गया है प्रश्नानाम विविध रूपाणाम प्रामुख्यम, यानी कि वेटेज टू डिफिकल्टी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि ये बोला जा रहा है कि एक प्रश्न को विविध प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि मान लीजिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें कक्षा में ऐसे बालक भी हैं जो सुन नहीं सकते और ऐसे बालक भी हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो दोनों की आवश्यकता अलग अलग है। इसलिए प्रश्न पूछने के लिए उनको अलग अलग तरीके से बताना होगा, यानी कि प्रश्न को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। इसी को बोला जा रहा है प्रश्नानाम विविध रूपाणाम प्रामुख्यम। ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए काठिन्य स्तराणाम प्रामुख्यम, यानी कि वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल। ये बात बिल्कुल सही है। अब बच्चों की मानसिक स्थिति, मानसिक स्तर के अनुसार ही तो डिफिकल्टी लेवल रखेंगे आप। ऐसा थोड़ी है कि प्राइमरी लेवल के पेपर में पीजी लेवल का डिफिकल्टी लेवल आप रख देंगे। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था और इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस में आपसे प्रश्न पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए विविध लेखन शैलीनाम प्रामुख्यम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वेटेज टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। अब राइटिंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। भाषा के परीक्षण में भाषा का परीक्षण करना है बच्चों के, तो यहाँ पर जो उसकी राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल का एक तरीके से यहाँ पर परीक्षण नहीं हो रहा है। भाषा परीक्षण में मेनली ये देखा जाता है कि बच्चे कम्युनिकेट करने में कितने सक्षम हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर केवल लेखन शैली की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही निगेटिव है, लेकिन इन तीनों के रिस्पेक्ट में ये कम अप्रोप्रिएट था, यानी थोड़ा निगेटिव है। इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कश्चिद अध्यापकः कांचिद शब्दान स्पष्टतया श्यामपट्टे लिखति छात्रस्य तान स्वलेखन पुस्तिकायां लिखन्ति वर्तनी शिक्षण प्रविधिषु निम्नलिखितेषु क प्रविधि सर्वोत्तम अस्ति। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि एक अध्यापिका है जो है वो कुछ शब्द सबसे पहले श्यामपट्ट पर लिखती है, उसके बाद से देखिए छात्रों को छात्र इसे अपनी स्वयं की पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं। ठीक है, वर्तनी शिक्षण प्रविधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि सर्वोत्तम है इसका उल्लेखित करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया श्रुतलेख। श्रुतलेख तो होगा नहीं, क्योंकि श्रुतलेख का मतलब होता है सुन करके लिखना, और बच्चे क्या कर रहे हैं, श्यामपट्ट से अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो ये श्रुतलेख नहीं है, सुन करके बच्चे नहीं लिख रहे हैं। पहला देखिए क्रीड़ा पद्धति, प्ले मेथड दिया गया है। तो प्ले मेथड में क्या होता है कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, तो इसमें कोई भी खेल नहीं हो रहा है, ब्लैक बोर्ड से सीधे बच्चे अपनी कॉपी में उतार रहे हैं, तो ये प्ले मेथड नहीं है। दूसरा देखिए अभ्यास प्रविधि यानी ड्रिल मेथड की बात की जा रही है। अभ्यास में क्या होता है कि एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास कराया जा रहा है, मशीन की तरह अभ्यास कराया जा रहा है। तो ये नया नया शब्द बच्चों को लिखाया जा रहा है, तो मशीन की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा। मशीन का कहने का मतलब कि एक ही शब्द को जब बार बार लिखाया जाता तब वहाँ पर ड्रिलिंग कॉन्सेप्ट आता, लेकिन यहाँ पर नए नए शब्दों की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए प्रतिलेखन प्रविधि, यानी कि पहले टीचर के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा है और उसके बाद टीचर के लिखने के बाद बच्चों के द्वारा उसी ब्लैक बोर्ड पर देख करके अपनी कॉपी में लिखा जा रहा है, तो इसे कहते हैं प्रतिलेखन प्रविधि, और इंग्लिश में इसे ट्रांसक्रिप्शन मेथड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कश्चित् बालकः भाषा शिक्षणे निम्नलिखिता कठिनताः अनुभवितुं दृश्यते, यानी कि एक बालक भाषा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित कठिनता अनुभव करता है। पहला देखिए अक्षराणाम नामना ध्वनिनाम च शिक्षणे कठिनताम अनुभवति, यानी कि जब वो उच्चारण करता है, जब वो वर्णों का उच्चारण करता है या फिर वर्णों को बोलता है तो उसमें उसको कठिनाई आ रही है। इसके बाद से दूसरा देखिए उच्च स्वरेण वाचने त्रुटि करोति, जब वो उच्च स्वर में वाचन करता है तो त्रुटि कर देता है। अगला देखिए वाक्यानाम शब्दानाम वा पाठने दृष्टिबाधाम अनुभवति, यानी कि उसे विजुअल में डिस्टरबेंस हो रहा है। जब वो सेंटेंस के वर्ड्स को पढ़ता है तो उसे देखने में दिक्कत हो रही है, विजुअल प्रॉब्लम है, उसमें डिस्टरबेंस है। ठीक है, आगे देखिए लेखन कार्य से संपत्तौ भूयासाम कालम गृहाति, इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए वो एक तरीके से कंप्लीट रिटन वर्क के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, इस सेंस में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसको त्रुटि किस में हो रही है, उच्च स्वर बोलने में त्रुटि हो रही है। उसके बाद से देखिए जो ध्वनि है उसका उच्चारण करने में त्रुटि हो रही है, यानी यहाँ पर देखिए पढ़ने में उसको त्रुटि हो रही है, यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने में उसको दिक्कत हो रही है, तभी तो वो उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये डिस्लेक्सिया के लक्षण है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए वाचन वैफल्य यानी डिस्लेक्सिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था काचिद अध्यापिका लखनऊ इत्यस्मिन् विषये पाठम पाठयति, एक अध्यापिका ने लखनऊ विषय के बारे में बच्चों को पढ़ाया है। यदा छात्राः मुख पठनम समाप्नुवन्ति तदा सा छात्रान् निम्नलिखितान् प्रश्नान् पृच्छति, जब ये पाठ मौन तरीके से पढ़ा करके समाप्त किया गया उसके बाद से छात्रों से शिक्षिका ने निम्न प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा हजरतगंजः कोलाहलपूर्ण किमर्थम नास्ति, यानी कि हजरतगंज जो है वो इतना नॉइजी क्यों नहीं है,
मतलब बहुत शांत क्यों है, इस सेंस में पूछा गया। नॉइजी क्यों नहीं है, ठीक है, यानी शोरगुल वाला क्यों नहीं है। दूसरा देखिए, लखनऊ नवाबाम नगरम किमर्थम कथ्यते, यानी कि लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये आज के समय का प्रश्न है कि जो हजरतगंज है वो इतना कोलाहलपूर्ण यानी इतना नॉइजी क्यों नहीं है, और ये लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले नवाब रहा करते थे इस सेंस में। यानी कि ये क्या है, ये समय के अंतराल पर आधारित प्रश्न है, यानी एक आज के समय का प्रश्न है और एक नवाबों से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो कि बहुत पहले का समय था। यानी कि ये क्या है, काल आंतरित प्रश्न हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, काल आंतरित प्रश्न, इंटरवेंशनल क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु मुक पठनस्य क लाभ नास्ति, यानी कि निम्नलिखित में से मुक पाठन को अंग्रेजी में साइलेंट रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से साइलेंट रीडिंग का कौन सा लाभ नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है इदम छात्रेषु स्व अध्यायस्य प्रवृत्तिम प्रोत्साहयति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों को स्व अध्याय के लिए प्रोत्साहित करती है। साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या होता है कि बिना उच्चारण किए, मतलब कि बिना बोले मन में ही चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये स्व अध्याय के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। ये पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर होना चाहिए। तीसरा देखिए, छात्रा अर्थो द्वोधेन चिंतनेन च अर्थ ज्ञानम कुर्वन्ति, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र हैं वो समझ करके इसका अर्थ निकाल सकते हैं, चिंतन करके इसका अर्थ निकाल सकते हैं, इस सेंस में आया हुआ है। जाहिर सी बात है, देखिए दो प्रकार का पाठन होता है, एक होता है मुख पाठन यानी कि मन में ही पढ़ना, और दूसरा होता है सस्वर पढ़ना यानी कि उच्चारण करते हुए पढ़ना। जब आप उच्चारण करते हुए तेज तेज पढ़ते हैं तो आपका पूरा फोकस, मतलब ज़्यादा ध्यान उच्चारण करने पर होता है, ना कि अर्थ ज्ञान पर होता है। लेकिन जब आप शांत मन से पढ़ते हैं, मतलब बिना उच्चारण किए पढ़ते हैं, तो उस समय आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो कॉन्टेंट है उसको समझने में जाता है, क्योंकि आपका ध्यान अब उच्चारण पर नहीं है, आप मन में ही शांतिपूर्वक पढ़ रहे थे। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था। बात करेंगे विकल्प नंबर 2 की, दिया गया है इदम छात्राणाम शक्तिम संरक्षति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये छात्रों के शक्ति को संरक्षित करता है, कंजर्व करता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप उच्चारण करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, और जब मन में पढ़ रहे हैं तो उच्चारण करने में जितना एनर्जी लॉस हो रहा था वो आपका बच रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इदम छात्राणाम संकोचम लज्जाशीलताम च दूरी करोति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मुख पठन से साइलेंट रीडिंग है, ये बच्चों के संकोच और शाइनेस यानी कि लज्जापन को दूर करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए कक्षा में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कक्षा में बोलने में उनको हिचक होती है या फिर वो संकोच करते हैं। तो जब पूरे कक्षा में वो अपने आप को बोल करके एक्सप्रेस करेंगे तब उनका लज्जाशीलता या फिर संकोच दूर होगा। अब बच्चे मन में ही पढ़ रहे हैं, यानी कि इससे बच्चे का शाइनेस दूर नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा पूरी क्लास में बोल रहा होता, उच्चारण कर रहा होता, तब शाइनेस दूर होता ना। अगर बच्चा अपने में ही खोया हुआ है, अपने में ही पढ़ रहा है, तो इसमें संकोच उसका दूर कहाँ हुआ। तो ये विकल्प निगेटिव था और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव प्रश्न में पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आंग्ल भाषायाम, आंग्ल भाषा को अंग्रेजी भाषा बोला जाता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि आंग्ल भाषायाम अध्यापन विधि विषयकानि निम्नलिखित कथनानि पठत, यानी कि आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा के अध्यापन विषय के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़िए। पहला दिया गया है अयम विधि पद्धतिम प्रथमम जर्मनी देशे प्रारंभ, यानी कि यह अंग्रेजी पढ़ाने की जो विधि है सर्वप्रथम जर्मनी देश से प्रारंभ की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा दिया गया है आंग्ल भाषाम पठितुम अयम विधि यूरोपे भूयसः प्रयुक्तुम, यानी कि ये जो अंग्रेजी पढ़ाने की विधि है ये यूरोप देशों में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। तीसरा देखिए अध्यापनस्य मूल मात्रकम शब्द अस्ति न वाक्यम, यानी कि अध्यापन के लिए यानी कि जो यूनिट ऑफ टीचिंग है, यानी कि सबसे जो छोटा इकाई है पढ़ाने के लिए अंग्रेजी, वो वर्ड है ना कि सेंटेंस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका उत्तर डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। बोला जा रहा है कि जो सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है ना कि वाक्य है, ठीक है। आगे देखिए विषय सामग्री मानक प्रारूपे श्रेणीबद्धा क्रियते, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ग्रेडेड किया हुआ होता है इस विधि में, ठीक है। आगे देखिए प्रगति पदानी औपचारिकताया क्रियात्मकता प्रति गच्छन्ति, यानी कि जो
इसको पढ़ाने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं वो फॉर्मल से फंक्शनल की तरह होते हैं, ठीक है, यानी औपचारिक से क्रियात्मक की तरफ आगे बढ़ा जाता है। अगला देखिए, सुक्ति ज्ञानम, सुक्ति का मतलब फ्रेज के संदर्भ में बोला जा रहा है, सुक्ति ज्ञानम व्याख्याम सम्यक समावेष्टुम शक्यते, यानी कि जो सुक्ति है इसे एक तरीके से समायोजित किया जा सकता है पूरा संदर्भ के व्याख्या और संदर्भ के एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में बोला जा रहा है। तो ये इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर बताना है कि कौन सी ये इंग्लिश पढ़ाने की विधि है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया गया ऑडियो लिंगुअल मेथड, दूसरा दिया गया प्रतिस्थापन विधौ, तीसरा दिया गया द्विभाषिकता पद्धत्यम और चौथा दिया गया व्याकरण अनुवाद विधौ। तो ऑप्शन नंबर 4 व्याकरण अनुवाद विधौ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात की गई है। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में जो कठिन वर्ड्स आते हैं, जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश के कठिन शब्दों को मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस शब्द पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मूल मात्रक है वो शब्द होता है, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी इकाई शब्दों को मान करके अध्ययन कराया जाता है। तो शब्द जो कठिन शब्द आते हैं इंग्लिश का, उसका ट्रांसलेशन उसके मदर टंग में किया जाता था व्याकरण अनुवाद विधि में, ठीक है, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखिते कथने पठत तदा समुचितम विकल्पम चिनूत, यानी कि निम्नलिखित स्टेटमेंट को आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा उसका रीजन दिया गया है और इन दोनों को पढ़ करके आपको सही स्टेटमेंट को चुनना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है मूल्यांकनस्य सहयोग्यता, यानी कि सब स्किल की बात की जा रही है। भाषा में 4 मूल्यांकन के कौशल होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसी के सब कौशल की बात की जा रही है। पक्षे सहायता क्षेत्रम ज्ञातुम अध्यापकस्य अंतर्ज्ञानम परिलक्ष्यते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो सब स्किल अप्रोच होता है वो टीचर को ये समझने में और आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि बच्चों के साथ कहाँ पर उसको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये विकल्प तो पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, जो रीजन दिया गया क्या कहा जा रहा है, लेखनस्य तथा श्रवणस्य परीक्षणम, यानी कि जो लेखन परीक्षण है और जो श्रवण परीक्षण है वो कहा जा रहा है कि सहयोग्यतासु विभिजयुतम तथा संयुक्त भाषा परीक्षण अनुपूरयुतम शक्यते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो लेखन और श्रवण कौशल का परीक्षण है ये एक तरीके से सब स्किल्स में तोड़ा जा सकता है, जो कि एक इंटीग्रल लैंग्वेज पूरे भाषा का एक तरीके से परीक्षण करने में मदद करेगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, क्योंकि भाषा का कौशल, देखिए भाषा का पूरा परीक्षण कैसे कर सकते हैं, भाषा के जो 4 कौशल हैं उसको सब कौशल में डिवाइड करके ही तो करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक भाषा में बच्चा पूरी तरीके से पारंगत हो गया तो आप उसके श्रवण कौशल, वाचन कौशल और इन सभी का परीक्षण नहीं करेंगे। इन सब के परीक्षण के आधार पर ही तय होगा कि बच्चा कितना कौशल पूर्ण है उस पर्टिकुलर भाषा में, यानी ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जो तर्क है वो सही व्याख्या नहीं कर पाता है ऑप्शन नंबर ए की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए और आर उभय सत्य, यानी कि दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए इतस्य समचीना व्याख्या नास्ति, यानी कि जो आर है वो ए की समचीना का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, सही तरीके से व्याख्या नास्ति का मतलब होता है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कश्चिद अध्यापकः अर्ध पाठ्यम उच्च स्वरेण पठ्यति, यानी कि कोई अध्यापक है जो कि जो पूरा पाठ है उसका आधा पार्ट उच्च स्वर में पढ़ता है। आगे पढ़िए, तदा स समूहबद्धान छात्रान स्वयं समापयुतम कथ्यति, उसके बाद से आधा जो पार्ट है वो समूहों में बटे हुए बालकों को खुद समाप्त करने के लिए बोलता है, यानी कि आधा पार्ट टीचर ने बता दिया और बच्चों को ग्रुप में बांट दिया गया और उस लेख का आधा पार्ट बच्चों से एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कीदृशी प्रयोग, यानी कि ये किस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 अनुभवात्मक प्रयोग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आधा कहानी बच्चों को सुनाया गया और आधा कहानी बच्चे अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी वो समझे होंगे वो उनका अनुभव हो गया, अपने अनुभव के आधार पर उस कहानी को पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, छात्रेषु शब्द संग्रहस्य विकासाय का सर्वोपयुक्ता पद्धति भवितु शक्यते, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि छात्रों को शब्द संग्रह करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है, यानी कि बच्चों में शब्दावलियों को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है आपसे पूछा गया है, ठीक है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है सर्वेषाम नवीन शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगः,
यानी कि ये कहा जा रहा है कि सभी नवीन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। जब नए शब्दों के बारे में बच्चा जानेगा, उसके बारे में अर्थ ग्रहण करेगा, तभी तो उसका वाक्य में प्रयोग कर पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा संकुचित है, क्योंकि पहले प्रोसेस ये आएगा कि बच्चे उस शब्द के बारे में जानेंगे, तभी तो उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है। ठीक है, बात करेंगे अगले विकल्प नंबर 3 की। प्रत्येकम नवीन शब्दया अर्थाय शब्दकोशस्य प्रयोग है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक नए शब्द के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। तो ये पॉजिटिव जरूर है, लेकिन थोड़ा निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, जब भी आप डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं तो आपको उसका अर्थ तो पता चल जाता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करना है वो आपको पता नहीं चल पा रहा है उस डिक्शनरी से। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विलोम शब्दानाम तथा पर्यायवाची शब्दानाम कंठस्थीकरणम। कंठस्थीकरणम यानी कि याद करना, रटने पर जोर देने की बात की जा रही है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एनसीएफ 2005 रटना, याद करना जैसे शब्दों को गलत मानता है, निषेध करता है। ठीक है, ये गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, दत्त प्रकरणेन नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, यानी कि जो आपको लेख दिया गया है, जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, जो संदर्भ दिया गया है, उसमें उस संदर्भ में नवीन शब्द का अर्थ का अनुमान लगाना। जैसे कि क्या होता है कि कई बार हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, तो उस पैराग्राफ में कई बार नए शब्द दिख जाते हैं हमें, जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता, लेकिन उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में उसका अर्थ हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इसका अर्थ ये हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चौथा जो विकल्प था वो वाक्य में प्रयोग करना, ये भी एक तरीके से पॉजिटिव जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्रम उल्टा है। पहले आप उस शब्द का अर्थ समझेंगे, तभी तो वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। और विकल्प नंबर 2 जो कह रहा है वो अर्थ समझने के सेंस में है, यानी कि सबसे पहले आप उसका अर्थ तो समझेंगे, यानी कि जो पूरा पैराग्राफ दिया गया था, उस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर न्यू वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको अनुमान लगा करके समझने की बात की जा रही है। यह विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुभाषीयता संसाधन रूपे प्रयुक्त वया यतः, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो बहुभाषिकता होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, उसको एक संसाधन के तौर पर देखा जाता है। इस सेंस में कौन सा विकल्प इसका समर्थन कर रहा है आपको बताना है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बालकाः बहि भाषाम शिक्षुतम शक्वन्ति, यानी कि बच्चे कई भाषा सीख सकते हैं, इस संदर्भ में कहा गया है। ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, बहुभाषिकता का मतलब ये नहीं होता है कि आप सबकी भाषा को सीख पाएं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए यूपी का एक सरकारी विद्यालय है जिसमें पंजाब का भी बालक हो सकता है जिसकी मदर टंग पंजाबी होगी, मलयालम तेलुगु तमिल का भी बालक हो सकता है, और साथ ही साथ उड़ीसा का भी बालक हो सकता है जिसकी लैंग्वेज उड़िया होगी। तो सबकी मदर टंग अलग है, तो कहाँ तक ये प्रैक्टिकली संभव है कि सबकी मदर टंग को सीखा जाए? तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो ये विकल्प हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षका बहवी भाषा शिक्षुतम शक्वन्ति। पहला विकल्प जो था वो कह रहा था कि बच्चे बहुत भाषा सीखने के संदर्भ में था, और दूसरा जो था वो शिक्षक बहुत भाषा सीखने के संदर्भ में था। तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखिए, बालका बहुविधि भाषा भी भ्रमिता भवंती, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों को बहुत सारी भाषाओं के संदर्भ में भ्रम करने के कंडीशन में, यानी कि उनको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे भाषाओं का यूज करना, ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चों को भ्रमित नहीं करना है। ये सबसे ज़्यादा निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रत्येकम बालकः सुरक्षित स्वीकृतिश्च मन्यते, यानी कि प्रत्येक बालक अपने आप को सिक्योर और एक्सेप्टेबल समझे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक बालक, चाहे उसकी मातृभाषा कोई भी रही हो, उसको अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए। इससे क्या होगा कि जब बालक अपनी मदर टंग में अभिव्यक्त करेगा तो वो समझेगा कि परिवेश में मेरी भी बातों को रखा जा रहा है, यानी कि वो अपने आप को एक्सेप्टेबल, यानी कि समझेगा कि मुझे स्वीकार किया जा रहा है इस माहौल में, साथ ही साथ वो सिक्योर महसूस करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षायाम कथा श्रावणम पुनः पुनः भवित्वयम यतः, यानी कि एक कक्षा में कथा सुनने को बार बार कथा सुनाया जा रहा है, ऐसा क्यों, आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, इदम छात्राणाम मनोरंजनम करोति, ये कहा जा रहा है कि केवल मनोरंजन के लिए, तो ये विकल्प संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, नैतिकताम पाठ्यति, यानी नैतिकता के बारे में बताने के लिए, तो आप एक बार नैतिकता के बारे में बच्चों को बता देंगे, बार बार उसे बताने की जरूरत थोड़ी थी। एक कहानी के माध्यम से अगर आपको कोई नैतिकता बतानी ही है तो एक बार बता देंगे बच्चे को, एक बार में नैतिकता समझ में आ जाएगा। केवल नैतिकता बताने के लिए उसे बार बार कहानी सुनाया जा रहा है, ये विकल्प थोड़ा
संकुचित है, क्योंकि नैतिकता एक बार में बच्चा उसको समझ जाएगा कि हाँ इसका थीम क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है। ठीक है, ये नैतिकता बताना उसका बार बार कथा सुनाने के संदर्भ में अप्रोप्रिएट नहीं है, उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कठिन शब्दानान पाठ्यति, यानी कठिन शब्दों को पढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ी कि बार बार बच्चे को कथा सुनाया जाएगा, ये विकल्प हमारा निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, समग्रतया भाषाम प्रस्तौति, यानी कि भाषा के समग्र रूप को, यानी कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, समग्र होल लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के लिए बार बार कथा सुनाया जा रहा है। देखिए भाषा में आपका कंटेंट के साथ साथ ग्रामर भी आता है। जब बच्चे को कथा सुनाया जाएगा तो ग्रामर के विभिन्न नियमों के बारे में बताया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर गया, तो इस पूरे कहानी को जब आप सुना रहे होंगे तो बच्चे को ग्रामर बताया जा सकता है कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरे पात्र हैं, ये पहले से घटित हो चुकी है ये घटना, यानी कि ये पास्ट टेंस का उदाहरण हो गया। तो ये बच्चे को टेंस इस माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। साथ ही कहानी का कर्ता कौन है, उसके बाद से कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी में जो करता है वो क्या क्या क्रिया कर रहा है, नाउन प्रोनाउन सब कुछ इस कहानी के माध्यम से बच्चे को बताया जा सकता है। यानी कि समग्र जो भाषा है, पूरी भाषा को रिप्रेजेंट कर सकता है कथा बार बार सुनाने के माध्यम से। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा अधिग्रहणस्य अर्थः अस्ति, यानी कि भाषा के अधिग्रहण यानी भाषा अर्जन का अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है भाषा विषय कम शिक्षणम, यानी कि भाषा के बारे में सीखने के बारे में बात की जा रही है, शिक्षण के बारे में बात की जा रही है। तो भाषा का जो अर्जन होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में लोगों को देख करके, अपने माता पिता के अभिव्यक्ति को देख करके बच्चा हूबहू अनुकरण करने लगता है और उसी भाषा को सीख जाता है। इसे ही भाषा का अर्जन कहते हैं। यानी कि उनके द्वारा व्याकरण के नियम को नहीं बताया गया था बच्चे को। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो माता पिता के भाषा को हूबहू अनुकरण करते करते सीख जाता है। इसी को तो भाषा का अर्जन कहते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो इसमें कोई शिक्षण नहीं किया गया था माता पिता के द्वारा या फिर समाज के द्वारा, इस वजह से शिक्षण हमारा नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए, औपचारिक परिवेश चेतनम प्रयासम भाषाया शिक्षणम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रयास के माध्यम से, और वो भी औपचारिक माध्यम से। औपचारिक कहने का मतलब कि जिस प्रकार से विद्यालय में जाकर के आप औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत भाषा को सीखते हैं, उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि भाषा अधिग्रहण होता है। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? ये भाषा का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि ये भाषा का अधिगम होगा। देखिए भाषा का अधिगम और भाषा का अधिग्रहण दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अधिगम कब होता है? जब आप प्रयास करते हैं और प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आप प्रयास कैसे कर रहे हैं? औपचारिक तरीके से, यानी कि व्याकरण के नियमों के अंतर्गत। तो ये भाषा का अधिगम हो गया और प्रश्न में आपसे भाषा का अधिग्रहण पूछा गया था, इस वजह से विकल्प 3 निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, भाषाया व्याकरणस्य नियमाम शिक्षणम, यानी कि भाषा के व्याकरण नियमों के शिक्षण के बारे में बात की जा रही है। व्याकरण के नियमों के शिक्षण औपचारिक तरीके से हम लोग विद्यालय में सीखते हैं, यानी कि ये भाषा का अधिगम है, ना कि भाषा का अधिग्रहण। ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, औपचारिक अनौपचारिक परिवेश। अनौपचारिक कहने का मतलब कि विद्यालय में नहीं, बल्कि आप अपने घर के परिवेश में अनौपचारिक तरीके से, अचेतन रूपे, यानी कि बिना प्रयास के माध्यम से। अब ऐसा थोड़ी है कि देखिए बिना प्रयास करने का मतलब इसको निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा मान लीजिए अगर मदर टंग भी सीख रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा, अनुकरण कर रहा है तो वो भी तो उसका प्रयास ही है। लेकिन यहाँ पर अप्रयास कहने का मतलब कि अचेतन रूप से कहने का मतलब कि देखिए अगर नियमों के अंतर्गत उसे सीखा जाता तो वो प्रयास माना जाता है, और अगर नियमों के अंतर्गत सीखा जाता है तो उसे बिना प्रयास के माना जाता है या फिर अचेतन रूप से माना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये कहा जा रहा है कि अनौपचारिक तरीके से बिना अचेतन मन से, मतलब अचेतन मन से, अचेतन रूप से भाषा को सीखा गया है, तो यही भाषा का अधिग्रहण होता है। यानी कि बच्चा व्याकरण के नियमों के बिना अनौपचारिक तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट में भाषा को सीखा है, तो इसे भाषा का अधिग्रहण कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, साथ ही सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सभी पेपर के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।